गुड मॉर्निंग ऑल। मेरा नाम राम सोनी है। आज हम बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम के बारे में पढ़ने वाले हैं। बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बोर से पहले रदरफोर्ड ने अपने हाइड्रोजन एटम के मॉडल में बहुत कुछ बताया, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस रह गई। तो उस लिमिटेशंस के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल में सबसे पहली लिमिटेशन जो थी वो ये थी कि रदरफोर्ड जो है वो किसी एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में इनकेपेबल हो गया। कैसे हुआ ये? देखिए, सपोज ये कोई न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इसके सर्कुलर ऑर्बिट में। अब इलेक्ट्रॉन जो है जब इस सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन कर रहा है तो हर एक पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन डिफरेंट होती है। सो वी कैन से दैट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज गेटिंग चेंज एट एवरी सेकंड। सो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी के दो पोर्शन होते हैं, एक तो होता है उसका मैग्नीट्यूड और एक होती है उसकी डायरेक्शन। अगर दोनों में से कोई भी एक, अगर मैग्नीट्यूड बदले या डायरेक्शन बदले, दोनों में से कोई भी एक बदले, तो हम कह सकते हैं कि उस पार्टिकल का मोशन एक्सिलरेटेड मोशन है। सो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब इस न्यूक्लियस के अराउंड किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो उसका मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा वेलोसिटी का, लेकिन उसकी डायरेक्शन हर एक सेकंड में चेंज हो रही है। सो वी कैन से, हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा एक्सिलरेटेड मोशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो एक्सिलरेटेड मोशन कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन या जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेटेड मोशन करता है तो उससे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट होती है। सो according to this principle, this electron should also emit an electromagnetic wave। तो इस इलेक्ट्रॉन को भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हर सेकंड इमिट करनी चाहिए, जिससे इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कंटिन्यूअसली कम होते जाएगी। और जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कंटिन्यूअसली कम हो रही है तो इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट का रेडियस भी कम होगा और फाइनली इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते करते न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाएगा, गिर जाएगा। So this should happen with every and each electron of the revolving of the atom। ये हर एक इलेक्ट्रॉन के साथ में ऐसा होना चाहिए। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जब एक टाइम बाद में एटम में जाके गिर जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि एटम अनस्टेबल होगा, एटम की स्टेबिलिटी नहीं होगी। और लेकिन रियलिटी में क्या होता है, व्हाट इज इन रियल पिक्चर, हम ये कह सकते हैं कि रियलिटी में ये होता है कि एटम स्टेबल, एटम क्या होता है, स्टेबल होता है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को अगर रदरफोर्ड मॉडल पे लगाया जाए, बिकॉज रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर कंटिन्यूअस लिमिट होगी तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन फाइनली आके न्यूक्लियस में गिर जाएगा और एटम अनस्टेबल हो जाएगा, एटम वेनिश हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं रियलिटी में एटम स्टेबल होता है। तो लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल में पहली लिमिटेशन क्या है कि Rutherford could not explain the stability of atom। ये फर्स्ट लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या है इसकी, लिख देता हूँ। could not explain the stability of an atom। ये फर्स्ट लिमिटेशन। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। सेकंड इसका था कि जब न्यूक्लियस के अराउंड कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और कंटिन्यूअसली उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट हो रही है जिसमें एनर्जी होती है, यानी इसकी एनर्जी कम हो रही है,
तो जब कोई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कंटिन्यूअसली कम हो रही है तो इस इलेक्ट्रॉन का पाथ भी कंटिन्यूअसली कम होगा, और पाथ की रेडियस कम होने के साथ साथ में इस इलेक्ट्रॉन की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या होगी, रिड्यूस्ड। जब फ्रीक्वेंसी रिड्यूस होगी तो इससे निकलने वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी वेवलेंथ इंक्रीज होगी, बिकॉज फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में कुछ इस तरीके का रिलेशन होता है, न्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा, वेयर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन। तो जब फ्रीक्वेंसी रिड्यूस होती है तो वेवलेंथ जो उससे निकल रही है वो इंक्रीज होगी। तो हम कह सकते हैं कि जब इससे एमिटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम बनाया जाएगा, इससे एमिटेड वेव्स की वेवलेंथ का जब स्पेक्ट्रम बनाया जाएगा तो इसमें हर एक पॉसिबल वेवलेंथ के लिए लाइंस मिलेगी। इसका मतलब इस मॉडल के अकॉर्डिंग, इस पिक्चर के अकॉर्डिंग इसका स्पेक्ट्रम जो है वो कैसा होना चाहिए, स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन एटम शुड बी कंटिन्यूअस अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, बिकॉज जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड तो उसकी फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूसली रिड्यूस होगी, तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज आएगी फ्रीक्वेंसी की, तो उसके अकॉर्डिंग सारी की सारी करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ की भी वैल्यू आएगी। तो हम कह सकते हैं कि स्पेक्ट्रम जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि सारी की सारी पॉसिबल वेवलेंथ की वेव इससे एमिट हो जानी चाहिए। देयर शुड बी नो गैप बिटवीन द स्पेक्ट्रम लाइंस। बट इन रियल, वास्तव में क्या होता है रियलिटी में, जो स्पेक्ट्रम डायग्राम मिलता है हाइड्रोजन के लिए उसमें 5 अलग अलग सीरीज मिलती है, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट एंड फुन। तो यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम है वो लाइन स्पेक्ट्रम है। रियलिटी में लाइन स्पेक्ट्रम मींस स्पेक्ट्रम के बीच में गैप है। इसका मतलब गैप होने का मतलब ये है कि इसके बीच में जो भी लैम्डा की वैल्यू होगी उस लैम्डा का कोई भी वेवलेंथ इस इलेक्ट्रॉन से एमिट नहीं होना चाहिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड मॉडल हम ये देख सकते हैं कि स्पेक्ट्रम का जो डायग्राम है वो कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। तो रदरफोर्ड जो है वो हम के लाइन स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पाया, कुड नॉट एक्सप्लेन। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन एटम कुड नॉट explained by Rutherford. According to the Rutherford, the spectrum should be continuous, but in real picture, in real scenario, we can say that the spectrum of the hydrogen atom is discrete in nature. Okay, we will come to the next topic, Bohr's model of hydrogen atom. So Bohr gave three postulates to explain his postulates. First postulate, explain about the stationary orbit. Second postulate, explain about the quanta of the linear of the angular momentum of the revolving electron around nucleus. And third is about the transition of electron. So what is stationary orbit? रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो उससे कंटिन्यूअसली रेडिएशन इमिट होनी चाहिए। लेकिन बोर ने इसके लिए क्या पोस्टुलेट दिया, क्या बताया बोर ने कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी न्यूक्लियस के अराउंड जब स्टेबल स्टेट में रिवॉल्व करता है, स्टेबल स्टेट में रिवॉल्व करता है तो उससे कोई भी रेडिएशन इमिट नहीं होती। नो रेडिएशन इज एमिटेड। Then these stable orbits and these stable states are called स्टेशनरी ऑर्बिट्स। स्टेशनरी ऑर्बिट्स। तो बोर ने फर्स्ट में तो बताया कि जब कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड स्टेबल स्टेट में रिवॉल्व करेगा तो उससे कोई भी रेडिएशन इमिट नहीं होगी। इसका मतलब इसकी एनर्जी में कोई भी लॉस नहीं होगा,
इन स्टेशनरी और को इन स्टेबल स्टेट को हम स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। सेकंड पोस्टुलेट, बोर ने क्या बताया? बोर ने बताया कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में किसी न्यूक्लियस का अराउंड रिवॉल्व करता है तो उसके एंगुलर मोमेंटम का जो वैल्यू है वो h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। व्हाट इज n? इंटीजर। इंटीग्रल मल्टीपल मींस हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूमता है, फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, the angular momentum of that electron is angular momentum of that electron is 1 into h by 2 pi. So it is h by 2 pi. For second orbit, it is L2. Here we can express it as L1. So L2 is 2h by 2 pi, double of h by 2 pi. So h by pi is the angular momentum of the electron which is revolving in the second orbit around nucleus. So here we can say that the angular momentum of the electron which is revolving in nth orbit, where n is an integer, can be expressed as nh by 2 pi. So electron can revolve around nucleus in those orbit in which the angular momentum of the electron is integral multiple of h by 2 pi. So this is the second postulate of the Bohr. Third postulate of the Bohr, इसमें बोर ने क्या बताया? बोर ने बताया कि जब भी कोई एटम अपने स्टेबल ऑर्बिट से स्टेशनरी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिट में ट्रांजिशन करता है तो उसमें क्या होगा? उसमें वो एक फोटोन रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा? फोटोन रिलीज करेगा। और उस फोटोन का जो एनर्जी रहेगा वो इन दोनों एनर्जी ऑर्बिट्स की डिफरेंस के बराबर रहेगा। कैसे? अगर इस स्टेबल ऑर्बिट की एनर्जी है अपने पास ई इनिशियल, एंड लोअर एनर्जी ऑर्बिट जो है, स्टेट जो है, उसका एनर्जी लेवल, उसका एनर्जी अपने पास ई एफ, आई और एफ इज फॉर इनिशियल एंड फाइनल, तो हम ये कह सकते हैं कि ई आई का वैल्यू जो है वो ई एफ से ज्यादा है। देन एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू द ई आई माइनस ई एफ। So how can we express the energy for a photon? H nu, where nu is the frequency. So this equation express the third postulate of Bohr model. इस इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं कि बोर मॉडल जो है उसने ये बताया थर्ड पोस्टुलेट में कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपने नॉन रेडिएटिंग एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जाता है तो इन दोनों एनर्जीज के डिफरेंस के बराबर, इन दोनों एनर्जी लेवल के एनर्जीज के डिफरेंस के बराबर की एनर्जी वाला एक फोटोन एमिट करता है। इसलिए करना पड़ता है क्योंकि अगर उसको नीचे वाले ऑर्बिट में आके रिवॉल्व करना है तो उसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कम होनी चाहिए, और ऊपर वाले ऑर्बिट में उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है? ज्यादा है। तो जितनी एनर्जी ज्यादा है नीचे वाले ऑर्बिट में आने के लिए उसको उतनी एनर्जी रिलीज करनी पड़ती है। तो वो एनर्जी जो रिलीज होती है वो क्वांटम फॉर्म में होती है, दैट इज कॉल्ड फोटोन। क्वांटा
of energy, radiation. Okay, these are the three postulates of Bohr.